ओके, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ये चैप्टर देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने थियरी में देखा है क्या है कॉन्सेप्ट, किस तरीके से इसका स्पेसिफिकेशन है, इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने थियरी लेक्चर में देखी है। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम इसका प्रैक्टिकली देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम इस कोडिंग के ज़रिए इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हमारी फंक्शनलिटी को डेवलप कर सकते हैं। सो राइट नाउ सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएट रेग एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम फाइल बनाएंगे reg.exp.js फाइल। ओके, सो इस फाइल को हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इंडेक्स फाइल है इसको इसका रेफरेंस दे देंगे इंडेक्स फाइल को। तो यहाँ पे इसके अंदर जो भी हमने लिखा था इसको थोड़ा सा एक कर देंगे, इसको डिसेबल कर देंगे। ओके, तो अभी हम लिंक दे देंगे यहाँ पे और स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे देना है src और डॉट स्लैश करंट डायरेक्टरी regex.js फाइल। ठीक है, तो इसको अभी हमने अटैच कर लिया है इसको। तो अभी इसको बाकी के जो फाइल्स है इसको क्लियर कर देंगे और यहाँ पे इसको रन किया है हमने, इसको रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। सो राइट नाउ अभी हमें क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट रेग exp नाम से वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे हमें देना है 2 स्लैश। तो 2 स्लैश जब देते हैं हम तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन देना ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे हमारा एक स्ट्रिंग है, जैसे कांस्टेंट str स्ट्रिंग है और इसके अंदर हम मैच लिखते हैं वेलकम इन अ कोड लाइन्स। तो ये हमारा स्ट्रिंग डेटा है। तो अभी हमें क्या करना है, स्ट्रिंग के अंदर सेट ऑफ कैरेक्टर्स है। तो इस सेट ऑफ कैरेक्टर के ऊपर कुछ पैटर्न लगा के मैच करना है कि ये कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू आवर पैटर्न सही है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके अंदर ये कोड लाइन्स नाम है या नहीं ये चेक करना है। तो ये पैटर्न हम बनाएंगे कोड लाइन्स। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न बन चुका है। तो ये है रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपने वो फॉरवर्ड स्लैश उसके बीच में आपको एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, तो ये है एक्सप्रेशन, मतलब ये पैटर्न दिया है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो भी पैटर्न जो बना है, जो भी स्ट्रिंग के अंदर अगेंस्ट हम चेक करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं मैच, तो ये इतने कैरेक्टर मैच होने चाहिए स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो अब ये इस तरह का पैटर्न हमने बनाया है। अभी हमें क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट इज एग्जिस्ट वेरिएबल लिखेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट रहेगी एक्सपी, इसको अभी इसकी मेथड कॉल करेंगे। मेथड इज़ अ टेस्ट। ठीक है, अब इसकी टेस्ट मेथड हम कॉल करेंगे यहाँ पे और ये इसको देना है ये स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है अभी कि ये जो टेस्ट मेथड है ये स्ट्रिंग लेगा ये, और इस स्ट्रिंग के ऊपर ये पैटर्न अप्लाई करेगा और उसके अंदर चेक करेगा कि ये जो वर्ड्स है, वर्ड यहाँ पे दिए है सेट ऑफ कैरेक्टर एक साथ, इसके अंदर है या नहीं है, मैच करेगा। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे इफ़ कंडीशन के अंदर इफ़ इज एग्जिस्ट, अगर है तो यहाँ पे console.log डेटा एग्जिस्ट्स, इस तरह का मैसेज देंगे हम। और अगर ये एग्जिस्ट नहीं है तो एल्स के अंदर हम दूसरा मैसेज दे देंगे, नॉट एग्जिस्ट, डेटा नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रोग्राम। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा है उसके ऊपर सिंपल टेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके एक पैटर्न बनाएंगे सिंपल और इस तरीके से इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम रन करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है डेटा एग्जिस्ट। ठीक है, तो मतलब हमारा डेटा एग्जिस्ट है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जैसे कि इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट ये इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट शुड बी डेटा नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ओके, यूजिंग टेस्ट मेथड। तो ये हो गया, दिस इज कॉल्ड एज अ रेग exp ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिटरल। तो यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे। अब नाउ सेकंड है, हम क्रिएट रेग exp ऑब्जेक्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर।
यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम को सेम एज इट इज़ हम लिखेंगे अलग तरीके से, बाकी अलग मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज डिफरेंट। अब यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे इसको हम हटाएंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं न्यू रेग EXP। ये कंस्ट्रक्टर आप कॉल करोगे रेग EXP और इसके अंदर आपको पैटर्न देना है। पैटर्न क्या था यहाँ पे कोड लेंग्थ, तो यहाँ पे कोई स्लैश फॉरवर्ड स्लैश वगैरह नहीं आता है, सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर आप पैटर्न उसको दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन और बाकी द रेस्ट ऑफ द कोड शुड बी एज इट इज़। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस अनदर वे टू क्रिएट द रेगएक्स ऑब्जेक्ट यूजिंग regexp कंस्ट्रक्टर। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे इसका डेटा एग्जिस्ट, आउटपुट इज हियर डेटा इज एग्जिस्ट, तो ये सेम तरीके से काम करेगा। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे आगे के इसके अलग अलग चीज़ें। तो अभी हम इसको देखेंगे सोर्स प्रॉपर्टी ऑफ रेगएक्स ऑब्जेक्ट। रेगएक्स ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, अब इसको हम देखेंगे यहाँ पे। नंबर 3 प्रॉपर्टी ऑफ regexp ऑब्जेक्ट। अब regexp ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या क्या है यहाँ पे अभी हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले एक बेस्ट वे है, अगर आपको जानना है ऑब्जेक्ट के बारे में तो आप इस तरीके से जान सकते हैं इसको। अभी ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे रेस्ट ऑफ द थिंग को कमेंट आउट कर देना है आपको और आप यहाँ पे console.log के अंदर उस ऑब्जेक्ट को सिंपली प्रिंट करना है आपको। ठीक है, तो ये उसके अंदर की सारी प्रॉपर्टीज मेथड आपको डिस्प्ले कर देगा आउटपुट में। तो जैसे भी आप रन करते हो तो ये आपका रेगएक्स ऑब्जेक्ट आ चुका है और इसके अंदर ये इसकी क्या है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है रेगएक्स की। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आ चुकी है और फिर उसके अंदर जो है यहाँ पे मेथड है कंपाइल कंस्ट्रक्टर रेगएक्स है, फिर यहाँ पे फ्लैग EXE मेथड और यहाँ पे बहुत सारी मेथड उसकी है और यहाँ पे ये पेरेंट्स प्रॉपर्टी भी उसके अंदर आती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हियर ये जो प्रॉपर्टी है लास्ट इंडेक्स है, मल्टी लाइन प्रॉपर्टी है, फॉल्स है, सोर्स कोड लेंग्थ है, स्टिकी फॉल्स, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी है और इसकी अलग अलग वैल्यू चेंज होती है एज पर एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं। ओके, और जो मैच करता है उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी चेंज होती है। ठीक है, अभी चलो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे सोर्स प्रॉपर्टी। मतलब सोर्स का मतलब क्या है कि जो भी हम पैटर्न बनाते हैं रेगएक्स के अंदर उसी को सोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे हमें प्रिंट करना है यहाँ पे console.log और यहाँ पे regexp.source, जैसे भी हम इसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे तो इसको हटा देते हैं। तो ये क्या प्रिंट करेगा, आपने कौन सा पैटर्न बनाया था वो प्रिंट कर देगा यहाँ पे। सो दिस इज बिकम अ सोर्स। तो जैसे हम भी करेंगे, हमने पैटर्न बनाया था कोड लेंग्थ, तो हम कोड लेंग्थ पैटर्न को क्या करते हैं लेते हैं। ठीक है, मतलब जो पैटर्न बनाया था वही सोर्स में हम उसको ले सकते हैं, कौन सा पैटर्न था हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे इसका, जैसे कि console.log regexp.flag प्रॉपर्टी, फ्लैग्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का पर्पज़ ये है कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कोई जो भी फ्लैग यूज़ करते हैं वो उसी फ्लैग को रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे जैसे हम इसको रन कर देंगे तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब कोई फ्लैग नहीं है इसके अंदर। तो फ्लैग का मतलब यहाँ पे कॉमा, अगर मैं जी देता हूँ तो यहाँ पे ये सर्च करेगा सारे जितने भी कोड लाइन्स नाम है स्ट्रिंग के अंदर, उससे वो क्या करेगा मैच करेगा। तो ग्लोबल जी जो है फ्लैग, ये ग्लोबल फ्लैग है, मतलब ये स्ट्रिंग के अंदर जितने भी मैच होंगे सबको मैच करेगा। ठीक है, तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये देगा जी इज़ नॉट डिफाइंड, तो जी इज़ इसको स्ट्रिंग में देना है, सॉरी यहाँ पे स्ट्रिंग में आपको देना है इसको। और जैसे रन करोगे यहाँ पे तो ये फ्लैग रिटर्न करेगा। तो मतलब यहाँ पे जो भी फ्लैग आपने इस्तेमाल किया है रेगुलर एक्सप्रेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने समय, तो ये क्या करेगा इस फ्लैग को रिटर्न करेगा, ये फ्लैग्स प्रॉपर्टी। अब मान लो यहाँ पे मेरा कोड लेंग्थ सी यहाँ पे है, तो ये कोड लेंग्थ मैंने इस तरीके से पैटर्न बनाया है और इसके अंदर स्मॉल कैरेक्टर है। तो अब ये मैच करेगा या नहीं करेगा देखेंगे आप। तो मैच
करेगा या नहीं, तो यहाँ पे हम इसको ओके, तो ये दो प्रॉपर्टी है हमारी, इसको कमेंट आउट कर देंगे इसको, और इसको हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट मेथड चेक करेंगे इस एग्जिस्ट के अंदर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ट्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे डेटा नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने पैटर्न बनाया है ये कोड लाइन जिसका फर्स्ट कैरेक्टर केस सेंसिटिव है, और यहाँ पे जो कोड लाइन्स मैच हो रहा है वो स्मॉल में। तो ये क्या करेगा, केस सेंसिटिव सर्च करेगा, चेक करेगा कि ये कोड लाइन्स का सी कैपिटल है, मतलब ये डिफरेंट कंसिडर करेगा और आपको रिजल्ट देगा कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो दोनों भी चीज़ सेम है, लेकिन सिर्फ केस सेंसिटिव का क्राइटेरिया हटाना है। तो यहाँ पे आप यहाँ लगा सकते हो आई का मतलब यह होता है केस इनसेंसिटिव, मतलब यहाँ पे केस का कोई मैटर नहीं है, नेम मैच हुआ ख़त्म। तो जैसे हम फ्लैग आई लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रन करने के बाद अब आएगा डेटा एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ये केस का क्राइटेरिया हट गया है, अब ये सिर्फ चेक करेगा कोड लैंग्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी कोड लैंग्स है, तो ये केस सेंसिटिविटी नहीं करेगा। ठीक है, आप मल्टीपल फ्लैग दे सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने जी दिया है, ग्लोबल फ्लैग भी लगा सकते हो और केस इनसेंसिटिव फ्लैग भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। अगर आपको लगता है कि कौन से फ्लैग हमने यूज़ किए हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के समय बनाते समय, तो आप उसको प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी है regexp.flags। तो जैसे भी ये प्रॉपर्टी आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे जो फ्लैग दिया है वो फ्लैग आपको आउटपुट में मिल जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज़ अ फ्लैग। ठीक है, तो जी आई, ये दो फ्लैग आपने यूज़ किए यहाँ पे। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी भेजेंगे लास्ट इंडेक्स। ठीक है, तो अभी इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। अब इसका प्रॉपर्टी है लास्ट इंडेक्स, सो console.log और यहाँ पे regexp.lastIndex। ठीक है, अब लास्ट इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि ये जो नाम लास्ट में कहाँ मैच हुआ है वहाँ से उसका इंडेक्स देता है। मतलब ये हमारे जो मैच यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सी का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वहाँ से इसका इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे लास्ट इंडेक्स यहाँ पे इसने 0 दिया है। ओके, regexp लास्ट इंडेक्स कोड लेंस लास्ट इंडेक्स 0। प्रॉब्लम ये था कि हमें ये टेस्ट मेथड जब कॉल करेंगे तभी इसका मैच हमें पता चलेगा कि कितने इंडेक्स पे मैच हुआ है। तो हम ये करने से पहले इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। ठीक है, जैसे भी ये टेस्ट मेथड कॉल होगा उसके बाद ये प्रॉपर्टी सेट होगा कि टेस्ट करने के बाद एक्सप्रेशन उसका लास्ट इंडेक्स क्या था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टेस्ट करना है सबसे पहले, जैसे भी टेस्ट होता है उसके बाद हम अदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका ऑपरेशन इस तरीके से परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। तो राइट नाउ अभी ये जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है, जैसे हमने कोड लैंग्स लिखा है यहाँ पे पैटर्न, और इसको ये स्ट्रिंग के अंदर मैच करना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करेंगे तो ये मैच हुआ यहाँ से, तो यहाँ तक का जो नेक्स्ट मैच का जो कैरेक्टर है, मतलब ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया सी और लास्ट इंडेक्स हो गया यस। तो ये यस का इंडेक्स क्या करेगा, प्रिंट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 20 इंडेक्स आ चुका है, तो यहाँ पे मतलब यस का यहाँ से इंडेक्स कितना है, यस का 20। जैसे हम इसको अगर कैलकुलेट करें 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, मतलब जो भी मैच हुआ है इसका लास्ट इंडेक्स कौन सा है, मतलब लास्ट कैरेक्टर वाला ये है। तो ये लास्ट इंडेक्स क्या करेगा, आपको प्रिंट कर देगा। तो लास्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है जहाँ पर भी मैच हुआ है उसका लास्ट इंडेक्स आपको क्या करना है, लेना है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, लास्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप लास्ट इंडेक्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रॉपर्टीज़, पॉसिबल प्रॉपर्टीज़ इन रेग एक्सप्रेशन। तो जैसे अब मैं इसको रेग एक्सप्रेशन को प्रिंट करता हूँ, जैसे console.log और एक ESP ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट कर देता हूँ। तो देखते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी सेट हुई है इसके अंदर। तो ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सोर्स प्रॉपर्टी, मतलब कौन सा पैटर्न था हमारा, लास्ट इंडेक्स था 20, फ्लैग हमने यूज़ किया है जी, और ये ग्लोबल सर्चिंग ट्रू किया है। मतलब ये ग्लोबल पैटर्न सर्चिंग म्हणजे ऑल जो भी डेटा है उसमें
सब जगह पे क्या करेगा, चेक करेगा वो, ठीक है। नॉर्मली ग्लोबल नहीं होता तो फर्स्ट मैच हुआ तभी स्टॉप कर देता है चेकिंग करना, लेकिन ग्लोबल का मतलब वो जितने मैच मिलेंगे वहाँ तक वो उसको मैच करते रहेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर्टी। यहाँ पे इग्नोर केस मतलब यहाँ पे फॉल्स है, मतलब हमने केस इनसेंसिटिव नहीं लगाया है। जब हम इसको आई लगाएंगे तो ये इसका इग्नोर केस का ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे आ चुका है ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मल्टी लाइन है, मल्टी लाइन के लिए हम यम यूज करेंगे यहाँ पे फ्लैग। तो देखिए कि मल्टी लाइन यहाँ पे इज अ मल्टी लाइन ट्रू है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी, और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, इस प्रॉपर्टी से आपको पता चलेगा कि क्या क्या स्टेट है आपके रेगुलर एक्सप्रेशन के, जैसे कि इसके अंदर फ्लैग्स है, ग्लोबल ट्रू है, यहाँ पे हैश इंडासेस प्रॉपर्टी है, वो इंटरनली डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर आप केस इग्नोर सेट किया है आपने, मतलब केस इनसेंसिटिव आपको मैच करना है, या फिर लास्ट इंडेक्स कौन सा है, मल्टी लाइन सर्चिंग ट्रू है या फॉल्स है, सोर्स मतलब क्या पैटर्न था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी इसकी प्रॉपर्टी की, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रेग एक्सप्रेशन। नाउ फॉर हम देखेंगे रेग एक्सप्रेशन की टेस्ट मेथड को। ओके, सो यहाँ पे श्वेता का कहना ये है कि यहाँ पे यस का इंडेक्स 19 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट यस के बाद जो इंडेक्स यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टार्ट होता है वो 20 का इंडेक्स है। तो वो लास्ट इंडेक्स जो है आपका सर्च हुआ है, वो सर्च होने के बाद आगे इसके जो सर्चिंग स्टार्ट होगा ये छोड़ के, तो उसका वहाँ का इंडेक्स जो होता है उसी को लास्ट इंडेक्स कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको लिख के भी दिया है शायद कि नोट्स में कि लास्ट इंडेक्स मतलब क्या है कि जब आपका सर्च कंप्लीट हुआ है, ये फाइंड आउट हुआ है, और नेक्स्ट सर्च स्टार्ट होने के लिए इसके आगे से जो सर्च करेगा वहाँ से वो लास्ट इंडेक्स होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। सो अभी ये हो गया हमारा सिंपल प्रॉपर्टीज़। तो अभी हम प्रॉपर्टी को कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। इसको अभी कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। अभी हम इसका क्या करेंगे, टेस्ट मेथड को हमें देखेंगे, टेस्ट मेथड को। तो टेस्ट मेथड यहाँ पे कि एक पैटर्न है, मान लो कि मुझे क्या करना है कि जैसे हमारा पैन कार्ड नंबर होता है, पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, ये एक पैन कार्ड नंबर होता है हमारा। पैन कार्ड नंबर का जो ये होता है पैटर्न, तो पहले 5 क्या होते हैं उसके अंदर, अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। उसके बाद 4 क्या होते हैं उसके अंदर, डिजिट होते हैं, एंड 2 क्या होते हैं उसके अंदर, अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का पैटर्न होता है, ठीक है। तो जैसे कि पैन नंबर अगर है, पैन नंबर, तो मेरा पैन नंबर है MSRP 4 डिजिट 6435 RD, ठीक है। तो इस तरीके का आपका पैन कार्ड का नंबर होता है, और सारे क्या होते हैं, अपर केस में होते हैं, अपर केस, ठीक है। तो अपर केस लोअर केस का आप कर सकते हो, या फिर अपर केस में होने चाहिए सारे, ठीक है। तो इस तरीके की आपको मतलब क्या करना है, इसके अंदर ये पैन कार्ड नंबर यूजर से लेना है और चेक करना है कि वेदर इट इज़ अ वैलिड पैन कार्ड नंबर और नॉट, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे यूज़र से डेटा लेना है। तो यहाँ पे आप सिंपली एक फंक्शन बनाना है आपको, फंक्शन इज़ वैलिड पैन कार्ड। तो आप पैन कार्ड नंबर वैलिड है या नहीं है, इस फंक्शन को पैन नंबर पास करना है आपको, पैन नंबर। अब ये फंक्शन क्या करेगा, पैन नंबर वैलिड है या नहीं आपको देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा, फॉल्स करेगा, और जब वैलिड है तभी ट्रू करेगा इसको, ठीक है।
तो अभी हमें आपको क्या करना है, रेग एक्सप्रेशन बनाना है यहाँ पे, जैसे कांस्टेंट पैन पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेग एक्सप्रेशन इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो आपको इसके अंदर सिर्फ आपको क्या करना है, पहले सेट ऑफ कैरेक्टर लेना है आपको। तो पहला जो कैरेक्टर है आपका कैपिटल A to Z होना चाहिए, ठीक है। A to Z मतलब कैपिटल A to Z होना चाहिए। इसमें से कैरेक्टर होना चाहिए, उसके अंदर उसके कितने ऑकरेंस होने चाहिए, 4 ऑकरेंस। तो पहले कैपिटल अल्फ़ाबेट 4 ऑकरेंस उसके है। उसके बाद यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट आने चाहिए, यहाँ डिजिट आने चाहिए। तो डिजिट के अंदर 0 to 9 हो सकता है, ठीक है। या फिर डिजिट के लिए शॉर्टकट क्या था हमारा, /D था यहाँ पे, /D। तो /D का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिजिट्स होता है, ओके। तो जो भी डिजिट्स कैरेक्टर है उसको रेग एक्सप्रेशन में हम किससे नोट ये करते हैं, डिनोट करते हैं, D से करते हैं इसको, एम राइट, D कैरेक्टर, ठीक है। तो D कैरेक्टर के ऑकरेंस कितने होने चाहिए, हमें 4 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें 2 अल्फ़ाबेट चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट के लिए सेम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम अल्फ़ाबेट के लिए, हाँ, तो A to Z इससे कितने ऑकरेंस होने चाहिए, हमें 2 ऑकरेंस होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैटर्न। तो हमें क्या करना है, शुरू से स्टार्टिंग यहीं से होनी चाहिए और एंडिंग भी यहीं से एंड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि आप पूरी स्ट्रिंग को एग्जैक्ट मैच कर सकते हो। तो ये नॉट लगाया मुझे बिगिनिंग, तो बिगिनिंग जो स्ट्रिंग है मेरी, ये शुरू में पूरा पैटर्न मैच होना चाहिए, और लास्ट में आ चुका है डॉलर, मतलब लास्ट से यहाँ तक ये इस तरीके का पूरा पैटर्न मैच होना चाहिए, ठीक है। तो तभी ये प्रॉपर आपका वैलिडेशन होगा। तो ये हो गया आपका पैटर्न, आपने वैलिडेट करने के लिए लगाया है, ठीक है। अब ये चेक करेगा, तो आपको सिर्फ ये करना है, यहाँ पे एक टेस्ट मेथड है कांस्टेंट रिजल्ट, फिर आपको यहाँ पे यूज़ करना है रेग एक्सप्रेशन पैन पैटर्न डॉट, इसका कौन सा मेथड है, टेस्ट मेथड। तो टेस्ट मेथड का इस्तेमाल करना है आपको, और उसके पास उसको पास करना है पैन नंबर जिसको आप चेक करना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप रिटर्न करोगे, यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। तो रिटर्न रिजल्ट आपको रिटर्न करना है यहाँ पे। तो ये रिटर्न करेगा टेस्ट करके, वेदर ये मैच हुआ है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। तो अभी चलो यूज़र से डेटा लेना है, कांस्टेंट डेटा पैन नंबर, यूज़र से पैन लेना है। तो मैसेज देना है प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे मैसेज देंगे एंटर योर पैन कार्ड नंबर, ठीक है। तो यूज़र को मैसेज दिया, यूज़र ने जो नंबर दिया वो पैन नंबर के अंदर चला गया। अभी हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। तो इफ़ के अंदर हम इसको कॉल करेंगे इज़ वैलिड पैन कार्ड नंबर फंक्शन, और यहाँ पे देना है पैन कार्ड। तो ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा, अगर रिटर्न ट्रू किया है तो ये पे एग्जीक्यूट होगा, और console.log मैसेज आएगा वैलिड पैन कार्ड नंबर, अदरवाइज इनवैलिड पैन कार्ड नंबर। और यहाँ पे आप कंडीशन इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा इनवैलिड पैन कार्ड, ठीक है। तो ये प्रोग्राम सिंपल है, और ये लाइव प्रोग्राम है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड। इंडस्ट्री में आपको ऐसी कोडिंग करनी होती है, ठीक है। जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो इस तरीके की कोडिंग आपको करनी है, जब रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर आप इंडस्ट्री में काम करते हो, ठीक है। सो अभी हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है, देखो यहाँ पे हमारा मैसेज आ चुका है एंटर पैन कार्ड नंबर। और मैं किस तरीके का भी नंबर इसके अंदर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैसेज आया है इनवैलिड पैन कार्ड नंबर, ठीक है। तो अभी हम इसको और वैलिड पैन कार्ड नंबर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ये पैन कार्ड नंबर है। तो जैसे भी हम इसको पैन कार्ड नंबर दे देंगे वैलिड, और रन करेंगे तो यहाँ पे आएगा वैलिड पैन कार्ड नंबर, ठीक है। और थोड़ी भी आप इसके अंदर गड़बड़ करोगे वैलिड, और थोड़ा भी एक कैरेक्टर ज़्यादा आ गया यहाँ पे इस तरीके का,
तो ये आपको मैसेज देगा इनवैलिड पैन कार्ड नंबर, ठीक है। सो इन दिस वे आप रेगुलर एक्सप्रेशन का बेटर इस्तेमाल कर सकते हो पैटर्न मैचिंग के लिए या वैलिडेशन के लिए। इसका मैक्सिमम इस्तेमाल होता है वैलिडेशन के लिए, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन करने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पैन कार्ड का। तो सेम हियर अभी हम मोबाइल नंबर को वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट मोबाइल नंबर, वैलिडेट। लगता है थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये पार्ट। यस सर। ओके, तो इससे पहले इसके ऊपर आपने काम किया था पैटर्न मैचिंग पे? नो सर। किस किस को पता था पहले? फंक्शन इज वैलिड, यस। किसको पता था ये? नहीं सर। अरे बाकी के बच्चों बोलो यस नो, कुछ तो भी बोलो। नहीं सर। नहीं सर। तो फिर मैं कितनी बार बोल रहा हूँ पता है किसी को कुछ है तो यू शुड हैव द रिप्लाई एक्चुअली, बिकॉज मुझे समझ में आता है कि अगर आपको पता है तो ज़्यादा मैं इसके ऊपर टाइम नहीं स्पेंड करूँगा। अगर नहीं पता है तो ट्राई करूँगा कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें पढ़ाने का, लेकिन आप इतना लेट अगर रिप्लाई देते हो तो इट्स अमेजिंग। क्योंकि अभी मुझे आपको फीडबैक लेना ही अभी मेरे जान के ऊपर आ रहा है कि यार मैं 10 बार आवाज़ देता हूँ, यहाँ एक बार रिप्लाई नहीं मिलता है। इट्स अ वेरी बैड हैबिट, यू हैव टू गिव द रिप्लाई। एंड मैंने पहले ही बोला था कि आपको बात करने की आदत होनी चाहिए, आप बात करना चाहिए, अपने मैक्सिमम कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी ये हो गया हमारा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था टेस्ट मेथड का। इसके अंदर हमने देखा था वैलिडेट पैन कार्ड नंबर, ठीक है। अभी हम देखेंगे 6 नंबर का वैलिडेट मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को वैलिडेट करना है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, इस तरीके के रीयूजेबल फंक्शन बनाना है, उसको आप अलग अलग डेटा पास करके रिजल्ट ले सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आपको पैटर्न बनाना है, कांस्टेंट मोबाइल पैटर्न। तो यहाँ पे हम लिटरल की बजाय कंस्ट्रक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो न्यू रेग एक्सपी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसके अंदर पैटर्न दे सकते हैं। अभी मोबाइल नंबर के अंदर कितने कैरेक्टर होते हैं हमारे? जैसे मोबाइल नंबर जो होता है सबसे पहले 10 कैरेक्टर होते हैं उसके अंदर। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट कैरेक्टर 6 to 9 तक कोई भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर होते हैं। तो हमें सबसे पहला कैरेक्टर यहाँ पे कैरेक्टर सेट डिक्लेयर करना है। फर्स्ट कैरेक्टर 6 to 9 होना चाहिए, इसी के रेंज में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो कैरेक्टर आते हैं 0 to 9 कैरेक्टर होने चाहिए, और कितने होने चाहिए बाकी के? 9 होने चाहिए। तो मतलब ये एक कैरेक्टर और ये 0 to 9 के 9 कैरेक्टर, 9 ऑकरेंस, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग से भी सेम होना चाहिए पैटर्न, और एंडिंग से भी पीछे से भी सेम होना चाहिए। तो ये आपका पैटर्न हो चुका है। अभी यहाँ पे ऐसे स्लैश वगैरह कुछ देना नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न बन चुका है अभी मोबाइल नंबर चेक करने का। अभी आपका मोबाइल नंबर चेक करना है तो रिटर्न कीजिए यहाँ पे मोबाइल पैटर्न डॉट टेस्ट मेथड कॉल करना है आपको। मोबाइल पैटर्न डॉट टेस्ट मेथड, ठीक है। अब ये मेथड क्या करेगा, आपको एक बुलियन रिटर्न करेगा। तो रिटर्न बुलियन वैल्यू इंडिकेट वेदर और नॉट अ पैटर्न एग्जिस्ट इन अ सर्च स्ट्रिंग। तो ये पैटर्न एग्जिस्ट है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो इसको आपको क्या पास करना है, अब डेटा पास करना है जिसके अगेंस्ट ये चेक करना चाहते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न इसके रिटर्न वैल्यू पे डिपेंड होता है। ट्रू आता है तो फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स आता है तो फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैलिडेट मोबाइल नंबर फंक्शन, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, डेटा यूज़र से लेना है। तो यूज़र से डेटा लेने के लिए वही अपना घिसा पीटा कोड यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे आप, ठीक है, यहाँ पे। सो एंटर योर पैन कार्ड नंबर की जगह हम लेंगे एंटर योर मोबाइल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वैलिडेट की जगह हम इस्तेमाल करेंगे इज़ वैलिड मोबाइल नंबर फंक्शन को, और ये पैन नंबर की जगह यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे।
और इस मोबाइल नंबर के अंदर जो यूज़र देगा उसको वैलिडेट करने के लिए भेजेंगे। और अगर ट्रू आता है रिजल्ट फंक्शन का, इट्स वैलिड मोबाइल नंबर एंड इनवैलिड मोबाइल नंबर। इनवैलिड मोबाइल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पैटर्न मैच कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखेंगे। यहाँ पे रन कर दिया आपने, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ चुका है। मैं किस तरीका भी पास कर देता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे मैसेज आएगा इनवैलिड मोबाइल नंबर। तो आप ऑपरेशन अलाउ नहीं करोगे आगे के, या फिर वैलिड नंबर 8625978092, दैट्स माय मोबाइल नंबर एंड हियर इस वैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है। अगर मेरा मोबाइल नंबर की शुरुआत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर पूरे कैरेक्टर भी वैलिड है लेकिन शुरुआत गलत है तो ये इनवैलिड नंबर है। तो इनवैलिड नंबर, तो यहाँ पे शुरुआत जो होती है हमारी 6 से ही होनी चाहिए, 2 4 6 8 और 10, 6 7 और 8 9, ठीक है। तो ये वैलिड मोबाइल नंबर है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप मोबाइल नंबर को वैलिडेट कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे ईमेल को वैलिडेट कैसे करना है। ईमेल वैलिडेशन, ठीक है। तर हे व्हॅलिडेट मोबाईल नंबर तर आपण हे लावून पण करू शकतो ना, लेस दॅन ग्रेटर दॅन यूज करून. नाही ना, कसं करणार? काय 6च्या वरती पाहिजे ना आपल्याला स्टार्टिंग. तर मग 6च्या पुढे घेता येईल आपल्याला, समजा जेवढे काय 9-10 कॅरेक्टर पाहिजे तेवढे समजा टाकायचे. दाखव करून. बरं ठीक आहे, बनवता येईल. हां, जे काय वाटतं ते बनव आणि दाखव मला, ठीक आहे। चलो, सो राइट नाउ हियर दिस इज़ अ वैलिडेट मोबाइल नंबर। सो अभी हम देखेंगे ईमेल को वैलिडेट किस तरीके से करना है। यहाँ पे ईमेल वैलिडेशन, वैलिडेट, यहाँ पे हम वैलिडेट ईमेल, वैलिडेट ईमेल। अब ईमेल को वैलिडेट करना है, ठीक है। तो ईमेल को वैलिडेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाना पड़ता है यहाँ पे। तो हम सिंपल ईमेल का पैटर्न बना सकते हैं यहाँ पे, और फिर आगे उसके कॉम्प्लेक्स में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन इज़ वैलिड ईमेल, इज़ वैलिड ईमेल, और यहाँ पे हमें पास करना है ईमेल आईडी। अभी इसको पैटर्न बनाना है, कांस्टेंट पैटर्न। तो आप लिटरल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्टार्ट और एंडिंग में आपको सेम पैटर्न चाहिए। अभी ईमेल जो होता है आपका, ठीक है। तो ईमेल की जो भी कैरेक्टर 1 2 3 से शुरुआत नहीं होती है, ठीक है। मतलब ईमेल के शुरू के कैरेक्टर कुछ होने चाहिए। उसके बाद नंबर अलाउ कर सकते हो आप, डॉट अलाउ कर सकते हो, अंडरस्कोर अलाउ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआती के जो कैरेक्टर होने चाहिए, यहाँ पे हम लिखेंगे A to Z कैरेक्टर होने चाहिए। मतलब फर्स्ट कैरेक्टर A to Z से शुरू होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद के जो सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स है आपके, सब्सिक्वेंट, तो आप यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं /W दे दूँगा। मतलब ये नहीं, अल्फ़ा न्यूमेरिकल कैरेक्टर, ठीक है। /W, और इसकी ऑकरेंस कितनी होनी चाहिए, स्टार, मतलब 0 और मोर ऑकरेंस। तो कल मैंने आपको लिख के दिया है सबनेट इसके ऊपर, अब यहाँ पे उसका रियल एप्लीकेशन चल रहा है। तो इसके बाद /W, मतलब यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिकल कैरेक्टर आएंगे। कितने आएंगे, कम से कम 0 और मोर कितने भी आ सकते हैं, लेकिन ये एक कैरेक्टर आगे का कंपलसरी है। फिर इसके बाद यहाँ पे आना चाहिए @ तो @ कैरेक्टर आना चाहिए। और उसके बाद आपको A to Z की कैरेक्टर आने चाहिए, A to Z के 1 और मोर कैरेक्टर। मतलब @ एक कैरेक्टर का भी डोमेन हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आना चाहिए आपको डॉट। तो यहाँ पे डॉट लिखेंगे तो डॉट की एक मीनिंग होती है, मतलब 0 एनी कैरेक्टर। तो हमें ये डॉट नहीं चाहिए यहाँ पे, और डॉट को स्किप करना है, /डॉट देना है। मतलब आप ये टेक्स्ट डॉट कंसिडर करेगा, ठीक है। डॉट के आगे हमें चाहिए कॉम चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का हमने एक सिंपल पैटर्न बनाया। ये सिंपल पैटर्न है एक्चुअली, इसके अंदर ईमेल लिखने में डॉट बिट सब यूज़ होता है। तो हम ये पैटर्न बहुत कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल पैटर्न मैंने बनाया है। यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर A to Z अल्फ़ाबेट होना चाहिए।
उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिकल कैरेक्टर हो सकता है, 0 या कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट में @ होना चाहिए, और @ के बाद जो भी नाम है A to Z, मतलब gmail.com या कोई भी टेक्स्ट नाम होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे डॉट आना चाहिए, और फिर बाद में कॉम ही आना चाहिए। तो इस तरह का ये पैटर्न हमने बनाया है। अभी हम इसको रिटर्न करेंगे पैटर्न डॉट टेस्ट। ये टेस्ट मेथड अभी हमने यूज़ किया यहाँ पे, और यहाँ पे देना है हमें ईमेल आईडी। तो ये ईमेल आईडी हम इस तरीके से दे देंगे। तो जैसे भी ये पैटर्न रन होगा, ये टेस्ट करेगा इस ईमेल आईडी के साथ, और रिजल्ट हमें शो करेगा। नाउ अभी चलो यूज़र से ईमेल आईडी ले लेंगे, सेम इसी कोड को दोबारा दोहराएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये डबल कोड करने से बेटर है, ये प्रॉम्प्ट लिखने से हम यूज़र को एक फंक्शन ही बनाएंगे। आपको इस तरीके के रीयूजेबल फंक्शन बनाना है। फंक्शन इनपुट नाम से एक फंक्शन बनाना है आपको, इनपुट, और इस फंक्शन को क्या मैसेज देना है, मैसेज दे दो। और ये फंक्शन क्या करेगा, इनपुट लेगा यूज़र से, Ctrl+C, और आपको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो ये इनपुट फंक्शन है। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ इनपुट फंक्शन को कॉल करना है, ये ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट देगा, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें मैसेज देना है, जो मैसेज हम देते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा और हमें इनपुट दे देगा, ठीक है। तो अभी ये कोड है, यहाँ पे सिर्फ हमें इतना ही लिखना है, और ये प्रॉम्प्ट की जगह लिखना है इनपुट, ठीक है। तो इतना कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही प्रॉम्प्ट लिखते तो भी ये लाइन पे आउटपुट आता था, ठीक है। लेकिन हमने फंक्शन के अंदर किया है, इट्स ओके। तो ये तो ज़्यादा महंगा हो गया हमें। यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट करते थे तो हमें इनपुट मिलता था, लेकिन हमने यहाँ पे इस तरीके का कोड किया है, ओके, नो वरी। जैसे भी इनपुट को हम मैसेज दे देंगे यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम एक ही इनपुट फंक्शन को अलग अलग मैसेज दे के ले सकते हैं, और यहाँ पे हमें एक मैसेज के लिए एक प्रॉम्प्ट यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैसेज दिया एंटर योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे हम देंगे एंटर योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करने के लिए बोलेंगे हम इसको, और ये आपको देगा ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी मिलेगा आपको। अब यहाँ पे आप चेक करना है, आपको वैलिड ईमेल आईडी मेथड को कॉल करना है, और इसको पास करना है ईमेल आईडी। तो ये देगा वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी, और ये होगा इनवैलिड ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये बन गया आपका कोड, और आपको फंक्शन का ही विल यूज़ करना है रीयूजेबिलिटी के लिए और सेपरेशन ऑफ कंसर्न के लिए, ठीक है। तो इसको अभी रन कर देते हैं इस प्रोग्राम को। जैसे भी रन करेंगे, यहाँ पे एंटर ईमेल आईडी, मैं कुछ भी एंटर कर देता हूँ यहाँ पे, और ये रन करेगा, ये बोलेगा ये इनवैलिड ईमेल आईडी है। अभी हम इसको बोलेंगे माई ईमेल आईडी दत्ता SA777@gmail.com, gmail.com, ठीक है। और मैं इसको रन करूँगा तो ये बोलेगा ये वैलिड ईमेल आईडी है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे मैं सेकंड ईमेल आईडी है मेरा दत्तात्रेय.programmer@gmail.com। अब ये ईमेल आईडी मेरा वैलिड है, लेकिन ये इनवैलिड बोलेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर डॉट यूज़ किया हमने, और यहाँ पे कोई हमने डॉट का प्रोविज़न बनाया ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको लगता है यहाँ पे A to Z कैरेक्टर यूज़ करो, और उसके बाद आप यहाँ पे डॉट भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस डॉट को मुझे लगता है शायद आगे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम इसको देख के देखते दत्तात्रेय.programmer@gmail.com। और जैसे भी मैं इसको रन करूँगा तो ये इनवैलिड स्टिल इज सेइंग इनवैलिड, इस डॉट को हटा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इट वर्किंग और नॉट, और फिर से रन कर देता हूँ यहाँ पे प्रोग्रामर, ठीक है, abc.ddef@gmail.com। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे ये इनवैलिड का बोल रहा है, क्योंकि यहाँ रेंज के अंदर ये डॉट
एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मतलब हमें पैटर्न जो बनाना होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो इससे बेटर ये है कि इस चीज़ को ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं बैठना है हमें, क्योंकि आप कितना भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाओ वो सीखने में करने में बहुत टाइम जाता है। तो सबसे बेटर बेस्ट है आप यहाँ पे चार्ट जीपीटी ओपन करना है, यहाँ पे चार्ट जीपीटी, और हम एआई टूल की मदद से काम करेंगे। तो एआई टूल का इस्तेमाल हम इसलिए करना है कि जो बोगस मतलब टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन खेलते नहीं बैठना है हमें इसका यूज़ करके बेटर वे से इसको काम करना है। तो वैसे हमने हमारे कोर्स में इंक्लूड किया है एआई डेवलप प्रोजेक्ट यूजिंग एआई टेक्नोलॉजी। तो उसके अंदर हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि किस तरीके से बेस्ट प्रोजेक्ट बनाना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एआई की मदद से सॉल्व करना है यूजिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जैसे आप मान लो कोई एप्लीकेशन बना रहे हो एंगुलर या कोई भी, तो आपके जिस तरीके से आपको बनाए उस तरीके से आप एआई की मदद से बेहतर तरीके से आप उस कोडिंग को निकाल सकते हो और कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए कि रेगेक्स पैटर्न फॉर वैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, तो जैसे भी हम इसके अंदर बोलेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये इस तरीके का पैटर्न बना के देगा। तो ये पैटर्न बनाने के लिए हमें पूरा इसका दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन ये जो चीज़ें होती है इसी को लेबर टास्क कहा जाता है। लेबर टास्क हमें करते नहीं बैठना है यहाँ पे। ठीक है, तो उतना कुछ करते नहीं बैठना है, तो डायरेक्टली हम इस पैटर्न को उठाएंगे यहाँ से, और बाकी की चीज़ें हमें पता है। तो यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमने पैटर्न लगाया है, कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे स्लैश कर दिया यहाँ पे। ठीक है, हमारा काम हो चुका है। अब सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर वे से है यहाँ पे हमने बनाए वाली। और सेकंड थिंग कि आप एआई का इस्तेमाल तभी कर सकते हो क्योंकि आपको ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है कि आपको प्रॉम्प्ट क्या देना है। तो प्रॉम्प्ट देने के लिए आपको ओवरऑल पहले नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप उसके अंदर डीप जाके उस चीज़ को निकाल सकते हो। अदरवाइज़ आप किसी को चार्ट जीपीटी या कोई भी एआई टूल दे दिया और आप काम करो, नहीं कर सकते काम आपको पहले 80% नॉलेज होना ज़रूरी है, फिर जाके आप 20% पे एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको बेटर पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन कर सकते हो और फिर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग काम एआई से करवा के ले सकते हो। सो दैट्स एक्चुअली रियल मेथड। तो अभी ये पैटर्न हमने बनाया है, यहाँ पे ये पैटर्न बना लिया है। अब हम इसको चेक करेंगे इसके अंदर। तो अभी मैं लिखता हूँ dattarey.programmer@gmail.com, और जैसे आप रन करोगे अब ये देखेगा वैलिड ईमेल आईडी। तो कितना मेरा टास्क बच चुका है अभी, कितना मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते बैठो, ये इतना कोई ये नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता ही नहीं तो आप क्या सर्च करोगे चैट जीपीटी पे, नहीं कर सकते। अगर उसने कुछ दिया भी है तो ये समझ में नहीं आएगा, और कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो उसको फिर कहाँ मॉडिफिकेशन करें ये भी पता नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो होती है आप एआई से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है, किस तरीके से उसका यूज़ करना है, और उसका यूज़ क्यों करना है, मैं वही क्यों यूज़ करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तब जाके आप एआई पे काम कर सकते हो। अदरवाइज वो एक सिली थिंग है कि लोग बोलते हैं एआई तो कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। दैट्स अ मशीन, एंड मशीन को सिर्फ आप जो बोलोगे वही करेगा। गलत बोल दिया गलत करेगा, सही बोल दिया सही करेगा। तो ये एआई के बहुत बड़े ड्रॉबैक एंड लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती है कि आपको कुछ कोड जो होता है उसके कुछ लीगल इश्यू होते हैं, पर लेकिन कुछ कोड आपको एआई की मदद से चाहिए तो एआई नहीं दे पाता। जैसे मैंने यूट्यूब पे बनाया है एंगुलर में यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर। मेरे यूट्यूब चैनल पे देखो, मैंने यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करने का एक एप्लीकेशन बनाया है एंगुलर के अंदर। अगर मैं ये चार्ट जीपीटी को क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियो इन एंगुलर, तो इस तरीके का अगर प्रॉम्प्ट आप दे दोगे उसको, ठीक है। सो हियर वो आपको
तो इसने आपको ये कोड दिया है यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करने का, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने वीडियो 1 साल पहले बनाया है वो, तब जाके मैंने सर्च किया था ChatGPT पे, तो उसने वायलेशन इश्यू बताया था कि सॉरी आई कांट गिव यू द कोड। पर अभी एक पब्लिक लाइब्रेरी लॉन्च हो चुकी है जहाँ पे इसका नाम है YTDL कोर नाम से लाइब्रेरी है, जो कि इसकी लाइब्रेरी है किसकी, Node.js की, ठीक है। तो ये अब लीगल लाइब्रेरी है, इससे आप क्या कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो, मतलब डाउनलोड कर सकते हो यूट्यूब की वीडियो इन एंगुलर, ठीक है। तो अब ये जाके ये कोड अभी आया है। तो AI का यही तो ड्रॉबैक होता है कि मतलब कि AI के अंदर अगर कुछ लीगल इश्यू होते हैं, मतलब जैसे कि अथॉरिटी नहीं होती है, तो AI नहीं बताता है वो चीज़ें कि किस तरीके से करना है। वो बोलता है कि वो राइट्स नहीं है, आप जाके उस ऑफिशियल साइट पे विजिट करो, ये तो बहुत सारे मेथड्स आपको बताता है। लेकिन अगर आपको कोई काम करना है और उसका सोल्यूशन AI भी नहीं दे रहा है आपको, तो उस टाइम आपको खुद का ही दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये AI का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो अगर आपको काम करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि AI आया है तो सब कुछ होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि AI आपको वही देगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। लेकिन कुछ नया करना है तो AI आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे और एक दे देंगे हम कि आई वांट टू compress 3 GB डेटा इनटू 8 KB। तो जैसे आप इसको ये प्रॉम्प्ट दे दोगे कि 3 GB का डेटा 8 KB, तो ये क्या बोलता है, प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट है ही नहीं। लेकिन फिलिप्स कंपनी ने नहीं, एक इंजीनियर था, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, उसने 3 GB का डेटा 8 KB में कॉम्प्रेस करके स्टोर किया था। तो उसका जो एल्गोरिथम था, फिर उसकी डेथ हो गई, फिर वो एल्गोरिथम फिलिप्स कंपनी ने लिया था, वहाँ पे बहुत कुछ हुआ और वो मर गया और एल्गोरिथम भी उसके साथ ख़त्म हो गया। तो लेकिन ये ChatGPT बोलता है कि ये नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये आपको वही देगा जो ऑलरेडी डेटा हमारे पास है, जो चीज़ ऑलरेडी नहीं है वो नहीं देगा वो आपको। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। दैट्स वाई क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है, इनोवेशन, और AI आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। इनोवेशन के लिए जो चीज़ें लगती है AI हेल्प करेगा उसके अंदर। तो इससे पता चलता है कि सब कुछ AI नहीं है, AI के ड्रॉबैक्स बहुत सारे। तो AI के ड्रॉबैक्स जो है उसको ओवरकम करने के लिए हमें चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और उसके बाद हम AI का इस्तेमाल करके उसके अंदर हमारा ही नॉलेज पुटअप करके कंबाइन करके वो चीज़ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये AI तर क्रिएटिव्हिटी पण नाही करू शकत ना, म्हणजे AI जरी असलं तर तो पण एक प्रोग्रामच आहे। तर त्याच्यामध्ये पण आपण जे आतापर्यंत सक्सेसफुल झालेले तेवढ्याच गोष्टी असू हाँ, शकतात ना मतलब त्याच्यात। एग्जिस्टिंग डेटा इज अवेलेबल, तो बेस्ड ऑन दैट एग्जिस्टिंग डेटा वो आपको निकाल के देगा इन्फॉर्मेशन। अब ये एग्जिस्टिंग डेटा अवेलेबल है, उसके बाद पैटर्न मैचिंग ये, तो इसमें से उठा के सबकी मीनिंग लगा के वो देगा। मतलब वो 90% काम तो करता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर ही हम ऑपरेशन करते हैं। लेकिन अगर कोई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है ही नहीं है, डेटा हमारे पास उसका है ही नहीं, लेकिन वो इन्वेंशन वो नहीं करेगा। जो हमारे पास अवेलेबल है, इंसानों के पास जो डेटा अवेलेबल है, उसी डाटा के ऊपर वो हमें रिजल्ट दे देगा। तो यही तो AI का ड्रॉबैक है। बट 90% हमारा वर्क एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर ही हो रहा है, क्योंकि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ऑलरेडी उसका जो डेटा है वही पढ़ते हैं और उसके ऊपर एप्लीकेशन बनाते हैं। तो 99% तो एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर ही काम हो रहा है ना हमारा आज तक का सब कुछ। तो जो इनोवेशन और रिसर्च होते हैं उस टाइम नया नया डेटा आता है मार्केट में, लेकिन डेली तो मार्केट में नया डेटा आता ही नहीं ना। अब मेडिकल फील्ड में ऑलरेडी ट्रीटमेंट चलती है लोगों की, तो बेस्ड ऑन पहले ही डेटा है। लेकिन आप ChatGPT को पूछोगे कि गिव मी द बेस्ट मेडिसिन दैट कम्प्लीटली क्योर द कैंसर, नहीं देगा वो, क्योंकि उसकी दवा कोई अवेलेबल है ही नहीं है आज तक, वो डेटा है ही नहीं है हमारे पास। तो ये AI का बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, ठीक है। तो हमारा एक ही पर्पज़ है कि अगर आप AI को एज अ टूल उससे काम करवा के ले सकते हो अपने हिसाब से, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़े मतलब कोई भी काम कर। हाँ, तो आप अगर आपको AI का इस्तेमाल करना आता है तो डेफिनेटली आपको कोई कंपनी निकालेगी नहीं, और AI के कंपटीशन में आप बहुत बेहतर तरीके से काम करोगे, ठीक है। तो अभी AI डेवलप करने से भी बेटर आपको उसका इस्तेमाल आता है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से आगे जाओगे, ठीक है। सो नाउ बैक टू वर्क। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, AI का इस्तेमाल करके पैटर्न बना सकते हो अलग अलग। अभी मान लो कि हमें क्या करना है, डेट को वैलिडेट करना है,
ठीक है, डेट फॉर्मेट। अब डेट को वैलिडेट करने के लिए हमें प्रॉम्प्ट देना है गिव मी रेग एक्सप्रेशन रेग एक्सपी फॉर वैलिडेट डेट ऑफ फॉर्मेट DDMM YY। ठीक है, अब मुझे इस फॉर्मेट की डेट को वैलिडेट करना है तो मुझे उसका रेगेक्स का फॉर्मेट दे दो। ये हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, तो अभी ये आपको ये रेगेक्स बना के देगा। दैट्स ख़त्म, ये अपना काम हो चुका है यहाँ पे इतना। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे और बस अभी हमें क्या करना है, ये फंक्शन है वैलिडेट, इसको कमेंट आउट कर देंगे इस फंक्शन को, और यहाँ पे हम फंक्शन दूसरा बनाएंगे, फंक्शन वैलिडेट डेट। ठीक है, और इसको हमें पास करना है डेट, और जैसे डेट पास करेंगे हम यहाँ पे पैटर्न बनाएंगे, कांस्टेंट पैटर्न, और यहाँ पे पैटर्न बनाया है हमने इस तरीके से, और इसके अंदर ये दिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न डेट का बन चुका है। तो इतना दिमाग लगाते नहीं बैठना, ये कितना है, कैसा है, क्या है। ठीक है, तो अभी हमने ये पैटर्न बना लिया है इस तरीके से। तो अभी ये जो है, तो ये यहाँ पे ये और ऑपरेटर लगाया है, ये और ऑपरेटर, फिर ये और ये, इस तरीके से ये एक ग्रुप बनाया है यहाँ पे। फिर डैश देखिए दूसरा ग्रुप बनाया है, 0 ये और 1 ये मैच होगा। तो ठीक है, तो इस तरीके का उसने पैटर्न बना के दिया है। और अभी इसको हम करेंगे रिटर्न, और पैटर्न डॉट टेस्ट मेथड, और इसको पास करेंगे हम डेट, जो डेट है उसको पास करेंगे। ठीक है, तो ये वैलिडेट डेट फंक्शन हमारा बन चुका है। आपके प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट में आप खुद की ऐसी फंक्शन की लाइब्रेरी बना के रख सकते हो। आप खुद का एक फ्रेमवर्क बना सकते हो जो खुद इस तरीके के फंक्शन डेवलप करके रख सकते हो। उसी को कहा जाता है API डेवलपमेंट। API ने लाइब्रेरी कहा जाता है, लाइब्रेरी, इसको आप लाइब्रेरी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपको API करना है तो API भी डेवलप कर सकते हो। सो आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन API एंड लाइब्रेरी? यस, नो, ओके। ये इंटरव्यू में पूछा गया तो क्या बोलोगे? दिखने में तो सेम ही लगता है API और लाइब्रेरी। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा डाउट, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो यहाँ पे ये जो वैलिडेट डेट फंक्शन बनाया है हमने, अभी हमें क्या करना है, यूज़र से डेट लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे, यहाँ पे एंटर डेट, और डेट शुड भी क्या चाहिए, DD-MM-YY, इस फॉर्मेट में ही डेट चाहिए हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे डेट ले लेंगे डेट के अंदर, और यहाँ पे वैलिडेट डेट करेंगे इसको। यहाँ पे वैलिड डेट है यहाँ पे, तो इस वैलिड लगाएंगे इसको, इस वैलिड डेट। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी फंक्शन रिटर्न ट्रू या फॉल्स करेगा उसके आगे इज़ आपको लगाना है। तो ये स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पे इज़ वैलिड डेट, तो हम यहाँ पे डेट पास करेंगे यहाँ पे, और इट इज़ अ वैलिड डेट फॉर्मेट, और ये इनवैलिड डेट फॉर्मेट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम डेट वैलिडेशन का। ठीक है, अब यूज़र को बोलेंगे चलो भाई अभी डेटा दे दो हमें। तो यहाँ पे एंटर डेट, अब मैं डेट इस तरीके से एंटर करूँगा तो ये बोलेगा इनवैलिड डेट फॉर्मेट। अब हम डेट दे देंगे 12, डेट है 12 मंथ है 7 ईयर 2024, इस फॉर्मेट में दे देंगे। अब ये बोलेगा इट्स वैलिड डेट फॉर्मेट। ठीक है, अगर हम इसको दूसरा फॉर्मेट दे देंगे जैसे 12/12/2024, तो अभी ये क्या करेगा, इनवैलिड बोलेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये फॉर्मेट जो बनाया है यहाँ पे डैश ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला सेट, इसके अंदर डैश होना चाहिए, फिर दूसरा मंथ, और ये तीसरा ईयर।
ठीक है। तो ये ईयर के लिए, ये दिस फॉर ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये डेट आप वैलिडेट कर सकते हो। आपको जैसे पैटर्न ही चाहिए, बेस्ड ऑन दैट पैटर्न आप क्या कर सकते हो, डेट को वैलिड कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ये पैटर्न ही इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है। तो ये पैटर्न अगर आप बनाना तो आपको कोई ज़रूरत है नहीं, आप डायरेक्टली ChatGPT से पैटर्न उठा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी फंक्शन आप बना सकते हो अलग अलग कॉम्प्लेक्स डेटा को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। कभी कभी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अलग अलग होता है, क्यों, जिसके अंदर एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट से वो स्ट्रिंग बनती है। तो हमें एग्जैक्ट वही स्ट्रिंग मैच करनी है तो हम पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर टेस्ट मेथड हेयर। टेस्ट मेथड का इस्तेमाल करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी चलो मान लो मुझे किसी इमेज को वैलिडेट करना है, किसी फाइल को वैलिडेट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिर से देखेंगे हम यहाँ पे ये हो गया वैलिडेट ईमेल 898। हम देखेंगे वैलिडेट डेट, ये वो DDMMYY, ठीक है, इस फॉर्मेट का। अभी हमें वैलिडेट करना है चेक इमेज फाइल, वैलिडेट इमेज फाइल। तो आपको इमेज फाइल को वैलिडेट करना है। तो जो भी यूज़र फाइल अपलोड करेगा तो वो इमेज फाइल है या नहीं है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो इमेज फाइल जब भी होगी तभी वो क्या करेगा, मतलब आप उसको अलाउ करोगे अपलोड के लिए, नहीं तो नहीं अलाउ करोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक फंक्शन बनाना है, सेम यहाँ पे इमेज फाइल। तो फंक्शन यहाँ पे हम थोड़ा इसका प्रोग्राम बनाएंगे बेहतर तरीके से। एप्लीकेशन किस तरीके से बनती है मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि रियल लाइफ आपको किस तरीके से एप्लीकेशन बनाना है। ये सारी चीज़ें जो पढ़ा रहा हूँ मैं, इसका बेस्ट इस्तेमाल करके आप इसका एप्लीकेशन डेवलप करने में किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। यही चीज़ अगर आपको आती है तो डेफिनेटली आप बेहतर तरीके से IT इंडस्ट्री में काम कर सकते हो प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर सिर्फ आपको कोडिंग के कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल करना नहीं आता है तो आपका कोई मतलब है ही नहीं है। आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए उस चीज़ों का, तब जाके कुछ चीज़ें बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अभी ये जो है हमारी index.js फाइल, यहाँ पे ये index.js फाइल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें एक इमेज डिस्प्ले करना है इमेज बॉक्स में। जैसे हम इमेज टैग लेंगे, हम यहाँ पे इमेज img टैग, ठीक है। तो हमें एक इमेज चाहिए जिसका अल्टरनेट टेक्स्ट है अभी नो इमेज अवेलेबल, ठीक है। और यहाँ पे src निकाल देंगे इसको। तो ये हमारा इमेज यहाँ पे आएगा। तो इमेज को हाइट विड्थ देंगे, तो इमेज की विड्थ होगी 200 पिक्सल और इमेज की हाइट होगी 200 पिक्सल, ठीक है। तो इसको अभी रन करके देखेंगे। तो अभी यहाँ पे कंसोल का कोई मैटर नहीं, यहाँ पे नो इमेज अवेलेबल, ठीक है। तो ये इमेज टैग यहाँ पे आ चुका है और सेंटर में ये नो इमेज अवेलेबल बोल रहा है, ठीक है। तो अभी इमेज जो है इसको बॉर्डर है या नहीं, यहाँ पे बॉर्डर नहीं है तो थोड़ा CSS में इसको बॉर्डर लगाएंगे। तो img टैग है और यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर की बॉर्डर लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो ये इसकी इमेज की बॉर्डर आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज बहुत बड़ा हो गया है ये, यहाँ पे 200 हाइट विड्थ बहुत होगा, इसका हाइट 100 और विड्थ 100 करेंगे क्योंकि हमने जूम किया है इसको, इसलिए ये बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज आ चुकी है, नो इमेज अवेलेबल। अभी आपको यहाँ पे एक डिवीजन टैग लेना है ताकि नीचे इमेज इनलाइन एलिमेंट है तो आपको इसके बाजू में नहीं उसके नीचे लेना है न्यू लाइन पे। तो आप डिवीजन टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है, इमेज अपलोड के लिए एक बटन लेना है यहाँ पे। तो इनपुट टाइप फाइल लेना है आपको, ठीक है। तो फाइल का इस्तेमाल करोगे तो ये आपको क्या करेगा, टाइटल एट्रीब्यूट, यहाँ पर टाइटल देना चाहते हो, टाइटल तो हाँ ओके, टाइटल फाइल अपलोड, ओके। तो यहाँ पे इनपुट टैग है तो इनपुट टैग फाइल लेंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे ये आ चुका है। तो अभी ये इस साइड में इसलिए आया है कि हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लिया था, यहाँ पे मार्जिन पैडिंग है डिस्प्ले फ्लेक्स। तो यहाँ पे हम इसको ले लेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन,
फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। आपका फ्लेक्स बॉक्स हुआ है CSS में? यस, CSS हुआ है आपका? CSS फ्लेक्स बॉक्स हुआ है क्या CSS में? नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा इमेज ब्राउज बटन आ चुका है यहाँ पे, है ना। और जैसे भी हम इसको ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी इमेज है यहाँ पे, अब हमारे पास पिक्चर है, सो ये पिक्चर यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे क्या है, PNG यहाँ पे इमेज मैंने अपलोड की, लेकिन मुझे ये इमेज इसके अंदर दिखानी है, इमेज बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब इसको दिखानी है इमेज, तभी यूज़र को इंटरेक्टिव लगेगा, नहीं तो यूज़र को इस तरह का अपलोड दोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कोई इमेज किस तरीके से। तो आपको इसके अंदर इमेज दिखानी पड़ती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि देखेंगे, हम आगे देखेंगे, तो सबसे पहले हमें इस इमेज को इस बॉक्स में दिखाना है, ये सबसे पहला हमारा मेन पर्पज़ है, ठीक है। अब इमेज को इस बॉक्स के अंदर दिखाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले इमेज टैग है IMG, इसको एक ID देना है आपको, और ID देंगे इमेज नाम से, ठीक है, ताकि हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो ये जो फाइल है यहाँ पे, इस फाइल के अंदर मैं यहाँ पे अपलोड इमेज का सेपरेट फाइल ना इसी के अंदर कर देता हूँ, नो वरी। तो ये फाइल है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कांस्टेंट IMG टैग इस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। तो ये डॉम का इस्तेमाल करके, तो ID जो है हमारा ID है इमेज, ठीक है। तो ये हमें डॉम इसका मिल चुका है। कंफर्म करना है आपको सच में ऑब्जेक्ट बना है या नहीं बना है, तो इसको प्रिंट करना है इस तरीके से, इमेज टैग ऑब्जेक्ट को, इमेज टैग इमेज, यहाँ पे स्पेल मिस्टेक है, IMG इमेज टैग, तो ये इमेज टैग आ चुका है, ठीक है। तो इसको प्रिंट करना है आपको, चेक करना है वेदर इट वर्किंग और नॉट। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाके कंसोल में देखना है, यहाँ पे इमेज आ गया, मतलब हमारा डॉम एलिमेंट सक्सेसफुल बन चुका है अभी, ठीक है। अभी इमेज का ऑब्जेक्ट बन चुका है हमारा, तो अभी आपको क्या करना है, कोड करना है जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे एक सिंपल एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन अपलोड इमेज, ठीक है। अब ये फंक्शन है अपलोड इमेज, तो इस फंक्शन को आप एक इवेंट पास करोगे, ठीक है। तो ये अपलोड इमेज जो है, ये फंक्शन आपको कॉल करना है कहाँ पे, जैसे भी आप इमेज को अपलोड करोगे फाइल को यहाँ पे, तो उसकी ऑन चेंज प्रॉपर्टी है, ऑन चेंज के ऊपर अपलोड इमेज, तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं दिखाएगा, ये अपलोड इमेज, इसको आपको इसके ऊपर कॉल करना है, ठीक है। और इसको पास करना है इवेंट, जो इवेंट ऑकर हुआ है इनपुट टैग के ऊपर, ठीक है। तो चलो इतना हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे आपको ये फंक्शन रन होता है या नहीं, इसके अंदर अलर्ट देना है, और फाइल अपलोडेड, ठीक है। तो ये यहाँ पे फाइल अपलोडेड हमने लिखा है। अब जैसे हमें चेक करना है, जैसे हम इमेज को अपलोड करेंगे तो ये फंक्शन रन होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और हम इस इमेज को दूसरा इमेज सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ मैसेज आ गया फाइल अपलोडेड, मतलब अभी हमारा इमेज अपलोड का कोड अभी वर्क हो रहा है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे console.log यहाँ पे, और यहाँ पे दे देंगे ev.target। तो टारगेट का मतलब ये होता है कि इवेंट जिसके ऊपर फायर हुआ है वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इवेंट किसके ऊपर फायर हुआ है, इनपुट फाइल पे। तो हम देखेंगे यहाँ पे आउटपुट में क्या आता है, इनपुट टैग आना चाहिए हमारा, इनपुट टाइप फाइल आना चाहिए। तो कंसोल यहाँ पे हाँ, इसको रन करना है पहले। जैसे रन करेंगे हम, तो ये इनपुट फाइल आ चुका है, मतलब हमारा जो इवेंट फायर हुआ है इस टैग पे, ये टैग हमारा आ चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके अंदर हमें इस फाइल की पूरी डिटेल मिलेंगी अभी इस फाइल की। अब इस फाइल की डिटेल में हमें मिलेगा क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे इस फाइल की ये पूरा डेटा है, फाइल का नेम क्या था, उसका क्या, ये इसका ये नेम URL क्या है फाइल का, नोड नेम है, फाइल नेम है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, एरे होता है फाइल्स नाम से, उसके अंदर जो भी फाइल हमने अपलोड की है, हम एक साथ मल्टीपल फाइल भी अपलोड कर सकते हैं और सिंगल फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फाइल्स नाम का ये एरे है,
तो इस एरे के अंदर ये फाइल हमारी अपलोड हो चुकी है जिसका नेम है png। तो आपको इसको ट्रैक करना होता है कि फाइल का नेम क्या है, उसको निकालना है, मॉडिफाई कब हो चुकी है और फाइल की टोटल बाइट कितनी है, मतलब कितना साइज़ है फाइल का, ये सारी डिटेल आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसी के ऊपर ही सारा आप चीज़ें इस्तेमाल करते हो। जैसे वेबसाइट के अंदर आप वो बोलते हैं आपकी साइज़ बहुत बड़ी, इतनी साइज़ नहीं, कॉम्प्रेस इमेज करके अपलोड करो। मैक्सिमम गवर्नमेंट वेबसाइट पे ये बहुत सारा होता है इस तरीके की चीज़ें। उसके बाद वो बोलता है कि आपने इमेज अपलोड करना है, आपने PDF अपलोड की है तो नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके की आपको चीज़ें बनानी होती है एप्लीकेशन में, कंपनी में जाके। ठीक है, तो अभी हम इसको, ये जो फाइल्स प्रॉपर्टी है इसके अंदर क्या है, ये फाइल जो अपलोड की है वो फाइल मिलती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे इस तरीके से कि इफ़ हम चेक करेंगे फाइल्स इन ev.target। तो जो भी टारगेट है मतलब ये हमारा इनपुट टाइप फाइल है, इसके अंदर फाइल्स नाम की प्रॉपर्टी है क्या। अगर ये प्रॉपर्टी तभी आती है जब हम फाइल को सेलेक्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं आती है, तो एरर आने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है तो हमारा कोड ऊपर से रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न, और यहाँ पे हम लिखेंगे अलर्ट मैसेज प्लीज़ सेलेक्ट फाइल, प्लीज़ सेलेक्ट फाइल। ठीक है, अब ये इसलिए होता है, ये इसलिए कोड किया है हमने क्योंकि जैसे भी मान लो यहाँ पे ये हमारी फाइल है, जैसे ही यूज़र ब्राउज करता है यहाँ पे और फिर इसको कैंसिल करता है, तो जैसे ही कैंसिल करता है मतलब फाइल तो नहीं सेलेक्ट करता है, कैंसिल करता है मतलब ऑलरेडी इवेंट फायर हुआ है और हमारा कोड रन होना है, लेकिन उसने फाइल सेलेक्ट ही नहीं की, लेकिन फिर हमारा कोड ब्रेक होता है। ओके, तो इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बहुत केयरफुली करना पड़ता है। अगर आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हो, कंपनी में काम करते हो, तो यू हैव टू कंसिडर द ऑल द एस्पेक्ट्स और ऑफ दैट फंक्शनैलिटी, कि कहाँ से क्या हो सकता है, किस तरीके से पॉसिबिलिटी है, कहाँ से ब्रेक हो सकता है, कहाँ से हैक हो सकता है हमारा सिस्टम, कहाँ कहाँ हमें वो चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। ओके, तो हियर जैसे ये हमारा फंक्शन है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने ये कोड किया है अलर्ट प्लीज़ सेलेक्ट फाइल नाम से, और यहाँ पे क्या क्या किया है और रिटर्न कर दिया इसको। ठीक है, तो अभी मान लो कि यहाँ पे ये हमारा फाइल है, तो इसको रिफ़्रेश कर देंगे और मैं इस फाइल को सेलेक्ट किया है, और सेलेक्ट नहीं किया है डायरेक्ट कैंसिल कर दूंगा इस फाइल को। ठीक है, तो अभी कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी हुई नहीं है अपलोड फाइल ev, तो फाइल अपलोडेड और कैंसल प्लीज़ अलर्ट इवेंट, तो फायर 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 फायर। अब इसको कैंसिल किया हमने तो ये इवेंट फायर होना था, तो यहाँ पे कोई एरर है क्या देखेंगे, कंसोल पे कोई एरर नहीं है यहाँ पे। और इफ़ अगर हम इसको चेक करेंगे इस तरीके से और फिर इसको कैंसिल करेंगे तो नहीं आ रहा है कुछ, और इसको फाइल प्लीज़ सेलेक्ट फाइल, प्लीज़ सेलेक्ट फाइल। ओके, ठीक है, और नॉट सेलेक्टेड है तो यहाँ पे कैंसिल कर दिया इसको, फाइल अपलोड है तो फाइल्स ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये कोड है तो यहाँ पे अगर फाइल नॉट अपलोडेड है तो ये मैसेज देगा प्लीज़ सेलेक्ट फाइल। ठीक है, अब इसको हटा देंगे, अलर्ट करेंगे, और इसके बाद अगर फाइल ये एरे एग्जिस्ट है फाइल के अंदर तो उसमें से फाइल निकालेंगे हम, कांस्टेंट फाइल। तो आपको एक फाइल निकालना है, कौन सी फाइल अपलोड की है, तो आपका ये टारगेट है, ये आपका इसके अंदर फाइल है। ये टारगेट कौन है आपका, मतलब आपका इनपुट टाइप फाइल है, डॉट इसकी प्रॉपर्टी फाइल्स ऑफ 0। तो जैसे भी ये फाइल्स ऑफ प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है, मतलब कोई एरे है इसके अंदर एक फ़ाइल अपलोड हो चुकी है और 0th लोकेशन पे है, तो उस फाइल को हम निकाल देते हैं फाइल के अंदर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दिखाना है console.log, फाइल की डिटेल हम यहाँ पे निकालेंगे,
फाइल डॉट नेम, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, या फिर हम पूरे फाइल को ही प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, तो हमें पूरी इसकी प्रॉपर्टी मिलेंगी जो हमने फाइल अपलोड किया था अभी। तो चलो इसको रन करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ब्राउज़ करेंगे हम, और ब्राउज़ के अंदर फाइल सेलेक्ट किया हमें, तो यहाँ पे देखो ये फाइल हमने अपलोड किया था, तो ये फाइल हमें मिल चुका है। तो फाइल की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ चुकी है। फाइल का नेम क्या है, साइज़ कितनी साइज़ है, बाइट्स, उसके बाद है लास्ट मॉडिफाई। तो अभी मान लो कि ये क्या है, बाइट्स है फाइल का, ठीक है। तो एक आपको अगर जानना है कि एक MB जो होता है, ओके, एक MB में कितने बाइट्स होते हैं, अगर आपको फाइल कितनी साइज़ की है ये यूज़र को दिखाना है, कितना MB का साइज़ है। तो यहाँ पे जैसे कि कैलकुलेटर पे देखता हूँ, जो 1 MB होता है, मतलब 1 बाइट कितने का होता है, 8 बिट का, 8 बाइट का, मतलब 1 KB के अंदर 1024 बाइट का 1 KB होता है, 1024 बाइट का 1 KB होता है, और मतलब और 1024 KB का 1 MB होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 MB के अंदर बाइट्स इन हाँ, तो हाँ, जो भी ये होता है हमारा एक MB के अंदर कितने बाइट्स होते हैं हमारे, 10,48,576 बाइट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको यही करना होता है कि ये जो फाइल की डिटेल्स है इसको निकालना पड़ता है पहले। तो फाइल की प्रॉपर्टी कौन सी है, जैसे मान लो हम यहाँ पे फाइल की प्रॉपर्टी प्रिंट करना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग, तो फाइल पहले इसका नेम प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, इस फाइल का जो साइज़ है, फाइल डॉट साइज़, कितना साइज़ है इसका, वो प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी हम फाइल की प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में आएगा, जैसे फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे, ये फाइल को सेलेक्ट किया है, तो इसका ये क्या आ चुका है, इसका ये नेम है फाइल का, और ये है इसकी साइज़। तो साइज़ कितनी, 3,37,551, ये इसकी बाइट की साइज़ है। अगर हम इसको डिवाइड बाय करेंगे 10 लाख से, तो हमें इसका MB में मिलेगा कि ये फाइल MB में है, ठीक है। तो हम वो नहीं करेंगे, हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग है अभी राइट नाउ, ठीक है। तो हमें ये नेम चाहिए फाइल का, तो ये फाइल का नेम हम ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये फाइल इमेज के अंदर दिखाने से पहले हमें वैलिडेट करना है, यहाँ पे वैलिडेट करना है। तो यहाँ पे इमेज वैलिडेशन का एक फंक्शन बनाएंगे, वैलिडेट इमेज फाइल, फंक्शन वैलिडेट इमेज फाइल। तो इसको हम पास करेंगे फाइल नेम, तो ये आपको बताएगा कि ये फाइल वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कांस्टेंट पैटर्न बनाना है, पैटर्न, और पैटर्न में आपको लिखना है यहाँ पे इस तरीके से, ये आपका रेगेक्स पैटर्न है। तो आपका फाइल स्टार्ट और एंड में सेम होना चाहिए। तो शुरू में डॉट प्लस, मतलब फाइल के अंदर कितने भी कैरेक्टर कौन से भी होने चाहिए, जो सिंबल वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 और मैक्सिमम कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए डॉट आना चाहिए, और डॉट के बाद फाइल का एक्सटेंशन होना चाहिए JPEG और JPG, ये भी इमेज फाइल होती है, PNG ये भी इमेज फाइल होती है, और GIF ये भी इमेज फाइल होती है, TTF ये भी इमेज फाइल। तो आप इस तरीके से पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल का नेम कुछ भी हो सकता है, एनी कैरेक्टर मीन्स डॉट, और प्लस का मतलब एटलीस्ट एक कैरेक्टर होना चाहिए, नेम और मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे डॉट होना चाहिए, और उसका एक्सटेंशन JPG या फिर JPG या फिर PNG, GIF, TTF, इस तरीके के एक्सटेंशन हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पैटर्न टू रिकॉग्नाइज द फाइल, इमेज फाइल। अब यहाँ पे हम इसको रिटर्न करेंगे, रिटर्न पैटर्न डॉट टेस्ट,
पैटर्न डॉट टेस्ट करेंगे और टेस्ट को हमें देना है फाइल नेम। तो फाइल नेम जो भी है इस फाइल नेम के साथ हम क्या करेंगे, इसको पास करेंगे सेम। तो ये हो गया हमारा फाइल वैलिडेट फंक्शन। अब यहाँ पे आपकी फाइल है, आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइल का नेम निकालना है यहाँ पे। तो कांस्टेंट फाइल नेम, जो फाइल अपलोड करना चाहते हो उस फाइल का आप नेम निकालो यहाँ पे। तो इस तरीके से आप नेम निकाला फाइल का, ठीक है। तो ये फाइल का नेम आ चुका है आपके पास। अभी आपको फाइल अपलोड करने से पहले वैलिडेट करना है, ठीक है। तो वैलिडेट करना है फाइल को, तो यहाँ पे कांस्टेंट इज वैलिड फाइल, वैलिड इमेज फाइल अगर है तो हम देखेंगे वैलिडेट इमेज फाइल, ठीक है। और इसको पास करना है आपको ये फाइल नेम, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, उसको वैलिडेट करेगा और रिटर्न ट्रू या फॉल्स करेगा। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ और इज वैलिड इमेज फाइल, अगर ट्रू है तो यहाँ पे इमेज को अपलोड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे अपलोड इमेज नाम से, फंक्शन अपलोड इमेज, ठीक है। और इसको फाइल पास करना है आपको, इस फाइल को अपलोड करेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे दे देंगे अलर्ट फाइल अपलोड सक्सेसफुली, अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, तो जैसे भी ये इमेज वैलिड है तो यहाँ पे अपलोड फाइल फंक्शन हम कॉल करेंगे, अपलोड इमेज फंक्शन है और इसको पास करेंगे फाइल, जिस फाइल को हमें अपलोड करना है ये फाइल। और नहीं है तो इसका मतलब ये है हम मैसेज दे दें कि भाई साहब अपलोड इमेज फाइल, सो प्लीज़ अपलोड ओनली इमेज फाइल, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैलिडेशन का कोड। तो इस तरीके से आपको कोई भी ऑपरेशन करने के लिए इस तरीके से आपको ये पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ता है, अलग अलग फंक्शन। तो सारे जो चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ लिंक है, मतलब किसका क्या यूज़ है वो आप फंक्शनलिटी डेवलप करते हो तो आपको पता होना चाहिए क्या मुझे ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है, क्लोजर यूज़ करना है, मुझे एरो फंक्शन यूज़ करना है, मुझे फंक्शन यूज़ करना है। तो ये आप डिसाइड करना होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, बहुत सारा सिलेबस कवर कर दिया, आपको सब आता है, फंक्शन क्या है, कोड क्या है, सब एप्लीकेशन नहीं बना पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं आपका। आपको एप्लीकेशन नहीं आता है बनाने तो आपका वो नॉलेज किस काम का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अभी चलो हम इसको रन करके देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे हम इसको और मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा PNG। तो इसको रन करने के बाद राइट हैंड साइड ऑफ इन शुड बी एन ऑब्जेक्ट गो अनडिफाइंड। तो यहाँ पे एक एरर आता है, मतलब अपलोड इमेज एक डेस्कटॉप रेक इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे भी हम इसको अपलोड करेंगे इमेज, जैसे इमेज अपलोड ये बोलेगा फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ठीक है। मतलब इमेज अपलोड हो चुकी है। तो जैसे भी इमेज अपलोड होती है तो हमें इमेज अपलोड का कोड करना है यहाँ पे। अब इमेज अपलोड का यहाँ पे डिस्प्ले फाइल है, यहाँ पे इमेज अपलोड का कोड करना है। तो इमेज अपलोड करने के लिए आपको इनबिल्ट API यूज़ करना है, जैसे कांस्टेंट फाइल रीडर इक्वल टू न्यू फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना है, फाइल रीडर, ठीक है। अब ये फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया आपने। अभी आपको इसके कुछ इवेंट, आपको इवेंट लिसनर को इवेंट हैंडलर पास करना है, रीडर डाउन ऑन एरर। जैसे ही फाइल अपलोड करते वक्त कुछ एरर आता है तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा और ये एरर आपको डिस्प्ले होगा यहाँ पे। सो console.log.error, तो यहाँ पे एरर प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑन एरर। जैसे भी आपकी इमेज लोड होगी तो आप एक इवेंट हैंडलर यहाँ पे अटैच कर सकते हो। इवेंट लिसनर आपको रजिस्टर करना है फाइल रीडर डॉट ऑन लोड। तो इस इवेंट पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इवेंट एरो फंक्शन। तो ये फंक्शन आपका कॉल होगा जैसे भी आपकी फाइल अपलोड होगी, ठीक है। तो जैसे भी आपकी फाइल अपलोड होगी तो ये फंक्शन आपका कॉल होगा और यहाँ पे ये जो इवेंट है इवेंट आपको इसको क्या करना है, आपका जो ऑब्जेक्ट था इमेज टैग का, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम ऊपर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इमेज टैग का जो ऑब्जेक्ट है अब इसको हमें इमेज सेट करनी है। तो इमेज टैग
image tag डॉट src प्रॉपर्टी, और जो इवेंट फायर हुआ है यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट। तो ये इवेंट फायर हुआ है हमारा फाइल रीडर पे, और फाइल रीडर जो ऑब्जेक्ट है उसकी रिजल्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, तो उसका रिजल्ट प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है, लेना है। ठीक है, तो ये हो गया, इमेज सेट हो गई हमारी। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइनली ये जो फाइल रीडर है इसकी मेथड है रीड एज अ डेटा यूआरएल, रीड एज डेटा यूआरएल, ये मेथड कॉल करनी है और इसको पास करना है फाइल, जो फाइल को अपलोड करना है आपको, ये फाइल अपलोड करनी है यहाँ पे इस तरीके से, और इसको हम हटा देंगे इस मैसेज को। ठीक है, सो ये आपका कोड हो गया। फाइल आपको डिस्प्ले करना है फाइल इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो जैसे भी ये मैं फाइल सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ये फाइल आ चुकी है। जैसे भी हम इसको यहाँ पे दूसरा फाइल चूज़ करेंगे तो ये फाइल यहाँ पे दूसरी फाइल आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिर्फ डेटा फाइल इमेज डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए आपको इतनी सारी कोडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तभी जाके ये परफेक्ट एप्लीकेशन बनते हैं। तो आपको इस तरीके की फंक्शनलिटी करना है तो इमेज डिस्प्ले करने के लिए भी आपको कोड करना पड़ेगा JS का। ठीक है, अब इतना हो गया हमारा, तो ये हमारा अभी परफेक्ट हो गया। अभी कोई शाना यूज़र आता है और उसको चूज़ फाइल अपलोड करने के लिए बोला गया, तो वो क्या करेगा, दूसरा फाइल अपलोड करेगा। जैसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये मेरा दूसरा फाइल है नोटबुक, इसको मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे डबल क्लिक, तो ये मेरा फाइल ओपन नहीं हो रहा है, तो ये बोलता है प्लीज़ अपलोड ओनली इमेज फाइल। तो अभी ये कौन सी फाइल एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे भी हम इसको दूसरा फाइल चूज़ करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और डाउनलोड्स में जाके कोई PDF होगा, हाँ ये पाइप्स PDF से, मैं इसको PDF को क्लिक करूँगा, ये बोलेगा प्लीज़ अपलोड ओनली इमेज फाइल, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी को। ठीक है, एक्सेप्ट आपकी इमेज फाइल को, तो इमेज फाइल छोड़ के अब ये किसी फाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे इमेज फाइल दिख रहा है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको कोडिंग करनी पड़ती है, और जो भी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को आपको इस तरीके से जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके यूज़ करना पड़ता है। जैसे अभी हम रेग एक्सप्रेशन के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो ये इमेज सेलेक्ट हो गया हमारी, ये दूसरा इमेज सेलेक्ट करना है, दूसरा इमेज सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, अगर हमें कोई दूसरा फाइल अगर आप करोगे तो इट विल नॉट एक्सेप्टेड, कोई PDF है तो ये मैसेज देगा प्लीज़ अपलोड ओनली इमेज फाइल। सो दिस काइंड ऑफ फंक्शनलिटी आपको परफॉर्म करनी होती है आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट था रेगुलर एक्सप्रेशन, उसका इस्तेमाल करके इस फंक्शनलिटी को अंजाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन कॉन्सेप्ट यूज़ किया हमने, यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ किया है, ये एरो फंक्शन है। तो हमने अलग अलग तरीके की चीज़ें जो सीखी, यहाँ पे एरे यूज़ किया है हमने, तो ये हमने क्या किया है, यूज़ किया है, जो सीखा है ये यूज़ किया है, जो लैंग्वेज के फीचर्स है उसको पढ़ा है उसको यूज़ किया है। तो यहाँ पे एरे का यूज़ हुआ है, यहाँ पे अलर्ट बॉक्स हमने सीखे थे उसका यूज़ हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन का यूज़ हुआ है, यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज़ हुआ है, यहाँ पे नेम्ड फंक्शन का इस्तेमाल किया है हमने, यहाँ पे न्यू ऑपरेटर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, ये क्या है एरो फंक्शन का यूज़ किया है। सो व्हाट इज दिस, इज द यूज, आपने जो सीखा है उसका यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको क्या करना पड़ता है कि एप्लीकेशन बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए हम जो जावास्क्रिप्ट डीप में पढ़ रहे हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट के अलग अलग फीचर्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम अलग अलग फीचर्स को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप होता है कि हमारे अगर बहुत सारी चीज़ें आती है तो डेफिनेटली हम एप्लीकेशन डेवलप करने में हमारा लॉजिक ज़्यादा ही होता है। तो लॉजिक का मतलब क्या होता है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। आप डेटा को अपने पास स्टोर करके रखो तभी आपका लॉजिक काम करेगा, आपके पास डेटा ही नहीं तो लॉजिक नहीं काम करेगा। तो लॉजिक इज बेस्ड ऑन द डेटा, विदाउट डेटा आपका लॉजिक कुछ नहीं है, ज़ीरो है। तो अगर आपको लॉजिक बढ़ाना है तो डेटा बढ़ाओ, अपने माइंड के अंदर नॉलेज भरो, बहुत सारा डेटा बढ़ाओ, और बेस्ड ऑन डेटा फिर आपको लॉजिक आपका चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपको करनी पड़ती है, चाहे एंगुलर हो या जावास्क्रिप्ट हो या कोई भी हो, आपको इस तरीके की प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे से उसकी अरेंजमेंट करके वो चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है, तो हियर हमने इमेज फाइल को भी क्या किया है, वैलिडेट किया है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है अपलोड इमेज फाइल।
इमेज फाइल। ठीक है, तो इमेज फाइल को भी हमने अपलोड किया है। अब इसको लोकली अपलोड किया है, सर्वर पे नहीं किया है। सर्वर पे अपलोड करने के लिए फिर वो वाले कॉन्सेप्ट आपको HTTP रिलेटेड सीखना पड़ेगा, कंटेंट टाइप सीखना पड़ेगा, हेडर सीखने पड़ेंगे। तो HTTP कैसे काम करता है, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन कैसे होता है, सिर्फ API रिक्वेस्ट सेंड करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप गेट पोस्ट रिक्वेस्ट करके डेटा सेंड कर रहे हो उसमें कुछ नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनली प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। ठीक है, तब जाके आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। उसमें MIME टाइप क्या होती है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन क्या होता है, किस टाइप की डेटा इनकोडिंग डिकोडिंग की जाती है और ये ट्रांसफ़र ऑफ द नेटवर्क, HTTP प्रोटोकॉल किस तरीके से क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करता है, वह है स्टेटस कोड, हेडर। तो कौन से हेडर का मतलब क्या, अगर क्लाइंट को एक फाइल डाउनलोड करनी है तो उसको कैसे पता चलता है कि मुझे डाउनलोड ही करनी है। अगर आपको कोई फंक्शनलिटी बनानी है कि फ़ाइल डाउनलोड करनी चाहिए, यूज़र क्लिक करेगा तो वो डाउनलोड होनी चाहिए, तो फिर सर्वर ऐसा क्या भेजता है क्लाइंट को कि क्लाइंट को पता चलता है कि ये डाउनलोड होनी चाहिए फाइल, अभी मुझे डाउनलोड करना है। या फिर कोई फाइल है, ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उसको एप्लीकेशन में ओपन करता है, तो ब्राउज़र को कैसे पता चलता है कि मुझे इस फाइल को इस एप्लीकेशन में ओपन करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के थ्रू होती है। तो दोनों किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं ये चीज़ पता होना ज़रूरी होता है। तो दीज आर द एक्चुअली डीप नॉलेज, बट पीपल आर नॉट गेटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, दे आर जस्ट फॉलोइंग द कोडिंग एंड द कंप्लीटिंग द सिलेबस। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना है बेस्ट वे, तो यू हैव टू टेक नॉलेज इन अ डीप वे, दैट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ द शॉर्टकट, बिकॉज पीपल वांट द जॉब विद इन अ मिनिमम टाइम एंड मिनिमम ड्यूरेशन। या सेम थिंग, टाइम ड्यूरेशन में उनको जॉब चाहिए, बट इट मीन्स व्हाट, द ड्यूरेशन इज लेस, इट मीन्स योर नॉलेज इज लेस, एंड इज योर नॉलेज इज लेस, देयर इज अ no opportunity to the survive in a company and getting a job. So ultimately the impact is on you. So that's why first of all you need to focus on the getting the knowledge, skill, become able to solve the problem, and then you find out the jobs and all that things. So definitely you will enjoy the jobs. But if you don't have the enough knowledge and you are doing the job, it means what, you are always be in under pressure. Okay, and one myth is there कि काम करने जब लगोगे कंपनी में तो वहाँ पे सीख जाओगे। Nothing, nobody will teach you, nobody will guide you, anybody don't have time at least suggest you what to do or what not to do. Okay, तो ये एक myth है, इसके बारे में मिस लीडिंग मत कीजिए कि मैं कंपनी में जाऊंगा और वो मुझे पढ़ाएंगे, या मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे बताएंगे। नथिंग, बताने वाला कोई नहीं है आपको जो भी पढ़ाना है डॉक्यूमेंट दे देंगे, आप वो देख के काम करो। आपको कुछ सीखना है, कुछ कोर्सेज की वीडियो दे देंगे, वो देख लो और सीख लो। नथिंग करना है आपको, सिर्फ आपको बोलने के लिए आएंगे, हाँ कितनी वीडियो देखे तूने, क्या क्या आता है तुझे, सिर्फ रिपोर्टिंग आपका ले लेंगे, आपको कोई सिखाएगा नहीं, कुछ नहीं, जो भी करना है आपको करना है। तो दैट्स वाई एक चीज़ ध्यान में रखिए कि कंपनी में जाओगे तो मुझे वहाँ पे सीखोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो सीखने का पीरियड आपका यही है, आप जहाँ पर भी सीखो बेस्ट वे से सीखो और सब तैयारी के साथ जाओ, फिर देखो आप जो आपको एंजॉय कर पाओगे, ना ही फिर आपको एंजाइटी होगी, ना ही कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, और यू विल एंजॉय द जॉब। बट अगर आप बिना स्किल के जाओगे, जस्ट जॉब चाहिए मुझे, बट आप अंडर प्रेशर ही चले जाओगे। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको, क्योंकि सब लोग कोर्स करते हैं आईटी में, अभी हमें पता होता है कि वी आर ट्रेनिंग पीपल, ओके, वी आर प्रोवाइडिंग द आईटी ट्रेनिंग, तो हमें पता होता है कि कौन सी करिकुलम में स्टूडेंट को क्या मिलेगा, क्या आउटपुट मिलेगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा। लेकिन दुनिया इतनी घोड़े पे सवार है कि उनको सिर्फ सर आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जॉब चाहिए, अब इतना नहीं रुक सकता मैं, मेरे पास टाइम नहीं, बस। और टाइम नहीं बोल के जॉब ढूंढने में ही 1 साल लग जाते हैं, फिर भी जॉबलेस रहते हैं। लेकिन पढ़ना है तो मेरे पास टाइम नहीं है, अब मेरे को बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, अब मैं नहीं पढ़, तो सिर्फ मुझे जॉब चाहिए। तो ये आईटी में नहीं चलेगा, अदर फील्ड होंगी जहाँ पर आई डोंट नो, बट whatever I have seen in my entire career in a top most MNC, तो मैंने वो चीज़ देखी है कि आईटी में ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, कुछ दिन तक चलेगी,
लेकिन नॉट अ फॉर एवर। ओके, सो आपको अलॉन्ग विथ कोडिंग आपको डेवलपमेंट स्किल आना चाहिए, इस तरीके से काम करना है। तो देखो हम सिर्फ एक फंक्शनलिटी करने के लिए हमें कितना कोड करना पड़ा है। तो यहाँ पे इस तरीके की कोडिंग आपको करनी पड़ेगी। सिर्फ हमें इस फाइल को वैलिडेट करना था और सिर्फ इसके अंदर इमेज डिस्प्ले करना था, बस इतनी फंक्शनलिटी थी। कंपनी में तो अलग अलग फंक्शनलिटी बोलने को कहते हैं कि कोई यूज़र एक फाइल को ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप करे तो डायरेक्टली यहाँ पे फाइल अपलोड होना चाहिए। ओके, क्योंकि अभी लोगों को ईजीनेस चाहिए, और जितना ईजी उतना हार्ड डेवलपमेंट, इसका रेशियो है। जितना डिफ़िकल्ट उतना ईजी डेवलपमेंट, जितना ईजी टू यूज मतलब उतना हार्ड डेवलपमेंट। तो यूज़र को ड्रैग एंड ड्रॉप पे फाइल अपलोड होनी चाहिए, तो वो भी आपको करके देना पड़ता है। ठीक है, तो इन नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा किस तरीके से फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आपको नहीं देखी थी मेरे यूट्यूब वीडियो में वो चीज़ें है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं कि जिसके अंदर आप इस तरीके की फंक्शनलिटी बना सकते हो। तो जो भी आप सीख रहे हो उसके दो पार्ट्स होते हैं। उसके दो पार्ट्स मतलब एक होता है कि टेक्नोलॉजी लैंग्वेज सीखना, और दूसरी बात ये होती है कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे करना। तो ये दो चीज़ अलग है। तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू लर्न द लैंग्वेज वेरी वेल, लर्न द लैंग्वेज फीचर, हाउ टू राइट अ कोड एंड हाउ कोड इज़ अ वर्क, ये चीज़ आपको सीखनी है। एंड सेकंड थिंग दैट व्हाट एवर यू हैव लर्न देन यू हैव टू यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये दो चीज़ अगर करते हो तो डेफिनेटली यू आर अ मास्टर इन IT फील्ड। Okay, so you need to do the practices such like that, and I think this is enough for today. आज हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ एप्लीकेशन के बारे में देखा है, कुछ मतलब बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ किया है। उसके आगे कल हम उसके आगे की मेथड देखेंगे, जैसे EX/EC मेथड है, उसके बाद वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत यूज़ होता है आपके कंपनी में काम करने के लिए। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे हम अलग अलग प्रोग्राम से, ठीक है, वो बड़े बड़े प्रोग्राम है, आपको करने लगूंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हमारी मेन मोटिव है कि टू कंप्लीट द सिलेबस एंड लर्न द थिंग्स, मीन्स हाउ द जावास्क्रिप्ट वर्क एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग टू डिस्कस राइट नाउ? यस ऋषिकेश, एनीथिंग एल्स? समझ में आया सब कुछ? No, sir. ओके, श्वेता, Yes, sir. आर यू देयर? श्वेता, कैन यू टॉक नाउ? समजलं तुला? ओके, आरती? गुड. हो सर, समजलं. मुकेश? Yes, sir. मुकेश, अंडरस्टूड? Okay, good. Oh, sir. I think there is no problem in that. I have explained very well because you guys don't have any question. Okay, but don't shy. If you have any question, doubt, please let me know, and you can interrupt me in between also. Okay, no worry. Just our purpose is that how amount of content I am going to teach you, that not important. The matter is that how much thing you are getting. Okay, that's important. Okay, so now tomorrow we will come with the rest of the topic and learn the magical things. Okay, but before that just complete our syllabus first, then the thing is optional. Okay, then I will show you how to develop the application in front end or how to implement the functionality. Okay, but that's a optional priority because first priority is the responsibility of the institute is that to complete your syllabus first. For that you have to join and pay the fees to the institution. Okay, then other thing is optional, that depend on us. If I wish to take that thing, then I will definitely take, otherwise no matters. Okay, so guys, thank you so much for joining this lecture, and if any concern you can ping me at any time. Okay, thank you so much for joining.